अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है ये टेट के जो पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं उसका ये 6th पार्ट है। 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सेट 2 के, पेपर सेट 2 के। ये 121 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अब देखिए 121 क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं। राहुल स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर. अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर एंड रीच अ पॉइंट P. इन विच डायरेक्शन इज द राहुल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमको बस क्या करना है, ड्रॉ करना है, तब हम हमारे आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देखिए किस तरह से। अब राहुल ने स्टार्ट किया इन साउथ डायरेक्शन एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 7, यानी सपोज ये राहुल की डायरेक्शन थी, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। अब साउथ की तरफ गया, वो कितना मीटर चला साउथ की तरफ जाकर, 7 मीटर चला। साउथ डायरेक्शन वॉक्स अ 7 डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. नाउ ही टुक लेफ्ट. अब अगर राहुल इस सिमत में जा रहा है राहुल, तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। ओके, राहुल के डायरेक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट, क्योंकि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। तो वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ पर उसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर उसका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब उसने कहाँ पर लिया, ही टुक लेफ्ट टर्न, यानी इस तरफ उसने टर्न लिया। तो कुछ यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, 7 मीटर चला वो यहाँ पर, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न में कितना चला वो, 6 मीटर चला। अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न. अब वो इस जानिब जा रहा है, तो इस जानिब जाने की वजह से ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो अब किस जानिब मुड़ा, अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न. अगेन उसने कितना टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन कितना चला वो, 15 मीटर चला। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया जाता है ये भी बहुत वैल्यू करता है। कितना चला, तो लेफ्ट में जाने के बाद वो कितना चला, यहाँ पर 15 मीटर चला। कितना चला, 15 चला। एंड रीच पॉइंट P, यानी यहाँ पर वो पहुँच गया पॉइंट P के ऊपर. इन विच डायरेक्शन इज़ द राहुल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी ये उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर चला। तो देखिए अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएंगी उसकी, ईस्ट हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, ईस्ट हो जाएंगी। लेकिन ईस्ट में वो कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ है वो, नॉर्थ में, यानी पूरी तरह से ईस्ट में है क्या वो। अगर ये भी 7 जाता तो ये पूरी तरह से ईस्ट में होता, लेकिन ये और आगे 8 मीटर और आगे बढ़ा है ये यहाँ से। ओके, तो अगर हम इस डायरेक्शन को इस तरह से देखते हैं तो ये नॉर्थ पार्ट है, ये क्या है, इसका नॉर्थ है। देखिए मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ किस तरह से बना है ये फिगर, कुछ इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बना है। यहाँ पर 7 है, ये 6 है और ये पूरी लाइन 15 की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका 7 हो जाता है और 8 मीटर ये आगे बढ़ चुका है। तो मतलब ऐसी डायरेक्शन हमको देखनी होगी। तो अगर इस पॉइंट से हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका ईस्ट, ये हो जाएगा इसका वेस्ट, ये है इसका नॉर्थ और ये है इसका साउथ। तो ये जो बीच की डायरेक्शन आती है ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। कौन सी आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब राहुल जो है वो कहाँ पर है अभी, उसकी इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में है वो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट। 122 है, हाउ शुड अ टीचर बिगिन विथ अ न्यू लेसन, यानी टीचर को नया लेसन, नया सबक कैसे शुरू करना चाहिए। थ्रू स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी के ज़रिए। थ्रू रिसाइटिंग अ पोएट्री, यानी शेर सुनाते हुए। थ्रू डिस्प्लेइंग अ पिक्चर, यानी पिक्चर दिखाते हुए, तस्वीर दिखा के, या एनी 2 मेथड्स फ्रॉम द अबव, या कोई भी 2 मेथड ऊपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए नया सबक शुरू करना है अगर टीचर को, तो टीचर स्टोरी के ज़रिए भी शुरू कर सकती है कि उससे रिलेटेड कोई स्टोरी तमहीद बांध देंगी वो स्टोरी बताकर, या कोई शेर सुनाकर भी वो बच्चों को शुरू करा सकती हैं। या फिर पिक्चर भी वो बता सकती है, किसी अगर सपोज़ गांधी जी का लेसन अगर पढ़ाना है टीचर को तो गांधी जी का फ़ोटो लाकर बता सकते हैं कि ये कौन है। बच्चों से इस तरह के सवालात किए जा सकते हैं तमहीद निकालने के लिए। या फिर
आज़ादी से रिलेटेड कोई बच्चों को शेर सुना देंगे गांधी जी के ऊपर, या गांधी जी की कोई कहानी बच्चों को सुना देंगे। मतलब इनमें से कोई भी 2 मेथड का इस्तेमाल टीचर यहाँ पर कर सकती हैं। तीनों का कर सकती हैं, लेकिन हमको सवाल में एनी 2 मेथड दिया है कि ऊपर से किसी भी 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो तीनों भी सही हैं, तो 2 तो इस्तेमाल कर ही सकती है ना वो, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका क्या जवाब लेंगे, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी मेथड ऑफ द अबव। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी ज़मीन की सबसे मोटी तह कौन सी है, सबसे मोटी। तो आपको इसके लिए ज़मीन का जो इस तरह का 7 की बुक में आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से आपको ज़मीन का वो बना हुआ है, ज़मीन के पार्ट है, ये कोर है, फिर यहाँ पर कुछ मेंटल है, इस तरह से क्रस्ट है, इस तरह से कुछ आपको ज़मीन की 7वीं की ज्योग्राफिया की किताब में आपको देखने को मिल जाएगा कि लेयर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की अंदरूनी जो लेयर है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे मोटी तह कौन सी है उसकी, तो ज़मीन की जो सबसे मोटी तह होती है, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, इस तरह से कुछ फिगर है वो, ये जो पार्ट होता है इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्रस्ट कहा जाता है। ओके, उसके बाद बीच में जो आता है वो मेंटल आता है, बीच में क्या आता है, मेंटल आता है। फिर उसमें भी उसके पार्ट किए गए हैं, कुछ नाइफ और कुछ इस तरह से उसके भी पार्ट किए गए हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ये इनर कोर है, ये क्या है, सबसे लास्ट वाला इनर कोर, और ये आउटर कोर। तो मेंटल का जो हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसको दिया गया है, यहाँ पर मेंटल को दिया गया है। ओके, मेंटल यानी ज़मीन का सबसे, उसके अंदर कुछ सियाल और साइमा और ऐसा कुछ तो भी 2 उसकी लेयर दी गई हैं। साइमा यानी क्या, सियाल और मैग्नीशियम, साइमा ऐसा दिया गया है, तो साइमा का मतलब सियाल और एमे का मतलब मैग्नीशियम। और नाइफ, नाइफ भी दी गई है इस तरह से, यानी इसमें आयरन और नाइट्रोजन, इस तरह से मेंटल के अंदर 2 लेयर दी गई है, साइमा और नाइफ। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका है, यहाँ पर मेंटल का है, सबसे थिक लेयर। तो इसका जो जवाब होगा वो मेंटल होगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। अब यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, देखिए यहाँ पर बाएं आया है, यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाते टाइम हमको सबसे पहले शुरुआत में मी का आय हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब देखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हैड है, तो हेल्पिंग वर्ब हम जो दिया गया है वही हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके, ये हैड हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हैड। अब यहाँ पर जो जुमला है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी देखना है, तो यहाँ पर जुमला निगेटिव है, तो आई हैड नॉट। अब जब भी हैड आएगा, हैड नॉट के फ़ौरन बाद हमको यहाँ पर मेन वर्ब लगाना है, और हैड के साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैड नॉट कंप्लीटेड, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट। तो इस तरह का जो है ये बी में हमको नज़र आ रहा है, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। आई हैव नॉट, हैव तो नहीं आ सकता, जब ये पास्ट परफेक्ट में है तो मेन जुमला भी पास्ट परफेक्ट में ही होगा वहाँ पर। आई हैड नॉट बीन, बीन का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में नहीं आता है। द असाइनमेंट वॉज नॉट, ही कि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज दिया है, जबकि सवाल में हमको हेल्पिंग वर्ब हैड दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब देखिए ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 1034 out of the maximum aggregate marks to pass. A student gets 940 marks and is declared failed by 5% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? यानी यहाँ पर हमको ये देखना है कि एक इम्तिहान में पास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजमूई नंबरों में से 1034 हासिल करना ज़रूरी है। एक तालिब इल्म ने 940 नंबर हासिल करता है और 5% नंबरों से फेल करार दिया जाता है, तो एक तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा कितने मजमूई नंबर हासिल करेगा। तो देखिए 5% से वो फेल हो रहा है। तो ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 126 है द ओरिजिन प्लेस ऑफ बिहेवियरल इंस्टिंक्ट इन चिल्ड्रन इज,
यानी बच्चों में रवैये की जिबलत की असल जगह क्या है, यानी हेरिडिटी की वजह से बच्चों का बिहेवियर होता है, इन्वायरमेंट की वजह से, स्कूल की वजह से, या नेबरहुड की वजह से होता है। तो देखिए बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो हेरिडिटी की, एक्चुअली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर होता है, लेकिन बिहेवियर में जो है वो हेरिडिटी बहुत ही अहम रोल बच्चों की अदा करती है, उनकी जिबलत में, या उनके बिहेवियरल जो इंस्टिक्ट होता है वो उनकी हेरिडिटी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियम एक्सप्रेशन is given. What is the meaning of the idiomatic expression back to square one in the sentence given below? I pick up all the leaves and branches from my lawn yesterday, but there was a storm last night and now I am back to square वन। अब यहाँ पर यानी क्या है, इसका मतलब कि मैंने सारे पत्ते, ब्रांचेस वगैरह मेरे लॉन में से कल जमा कर लिया था। बट देयर वॉज अ स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड नाउ आई बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन जो लास्ट नाइट है बहुत बड़ा तूफान आया और आई एम बैक टू स्क्वायर वन। तो अभी स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन का ही मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है। तो क्या हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से, टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी जहाँ से शुरू किए थे, तूफान आने की वजह से जो उन्होंने कचरा साफ किया था, पत्ते ब्रांचेस वगैरह जो लॉन में थे, तूफान आने की वजह से जाहिर सी बातें हवा चली होंगी, दोबारा से उस जगह पर जो ब्रांचेस या लीव्स वगैरह आ गए होंगे। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी वापस जीरो से शुरू करना, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे दोबारा वहाँ आकर पहुँच जाना। या टू हैव कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली, या सक्सेसफुली किसी टास्क को कंप्लीट करना। या टू बी द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द वर्क, यानी ऐसा इंसान जो पहली मर्तबा उस काम को कर रहा है। या नन ऑफ द अबव। तो देखिए सेंटेंस के हिसाब से अगर हम जाए तो इसको ऑप्शन नंबर ए होगा कि टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी जहाँ से उन्होंने शुरू किए थे, लीव्स ब्रांचेस जमा करके वो गए थे, वो साफ़ करके वो गए थे, लेकिन तूफान आने की वजह से वापस से वो जैसा कि वैसी उसकी हालत हो गई, तो मतलब वो ज़ीरो पर आ गए, मतलब वापस से उनकी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही वो आ गए। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, गिव इंटरचेंज साइन। अब यहाँ पर साइन का इंटरचेंज किया गया है तो हमको वैल्यू ढूंढनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 × 8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर अब साइन का अगर इंटरचेंज किया गया है, साइन इंटरचेंज साइन डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई एंड नंबर 4 और 8, यानी नंबर का भी इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, और जो ज़र्ब था उसकी जगह पर तकसीम और तकसीम की जगह पर ज़र्ब। सिर्फ 4 और 8 का इंटरचेंज करने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए 4 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 4, और डिवीजन और मल्टीप्लाई का तो यहाँ पर हमने इनका भी किए। ओके, ये हमारा सवाल था और इस तरह से हमको जवाब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए बॉड मास के रूल से अगर हम जाए तो बॉड मास के रूल में क्या है, पहले बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन पहले है फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमको पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। 8 और 4 का डिवीजन अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है, 2। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, आफ्टर द एज ऑफ 2 years अ चाइल्ड शोज द इमोशन ऑफ डिस्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ, यानी 2 साल की उम्र के बाद बच्चा अपना जो डिस्ट्रेस होता है, जो परेशानी या जो उसके का जो जज्बा होता है उसका इजहार वो किस तरह से करता है, सिर्फ डर कर करता है, डिसजस्ट यानी नफ़रत के ज़रिए करता है, एंगर यानी गुस्से के ज़रिए करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बच्चा 2 साल के बाद बच्चे को डर भी समझ में आता है, वो डर अगर वो डर रहा है तो वो भी वो हमें बताता है, नफ़रत अगर उसे हो रही है किसी चीज़ से तो वो भी वो बताता है, और गुस्सा भी, यानी तीनों जज्बात को बच्चा इजहार कर सकता है 2 साल की उम्र के बाद। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमको रियल सिचुएशन देखना है, हमारे घर में जो बच्चे अगर हैं तो हमको उनको गौर करना है कि वो बच्चा किस तरह से इजहार करता है, क्या वो डरता है, क्या वो नफ़रत वाली चीज़ें उसको समझ में आती हैं, क्या गुस्सा उसको समझ में आता है। तो यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन को हमको देखना है और फिर हमको जवाब तक पहुँचना है। सवाल नंबर 130 है, अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाइज एक्यूरेट अप्राइजल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ इमोशन, यानी महारतों का एक ऐसा सेट जिसमें दुरुस्त तशखीस का इजहार और जज्बात का अमर होता है। अब तशखीस यानी क्या,
यानी पता लगाना किसी भी चीज़ का, किसी भी वजूहात का पता लगाना तशख़ीस कहलाता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है ये बिलीफ के ज़रिए होता है, क्रिएटिविटी के ज़रिए होता है या इंटरेस्ट के ज़रिए होता है। तो देखिए एक्सप्रेशन या जज्बात वगैरह ये कहाँ पर आते हैं, जज्बात का मतलब ही तो इमोशंस होता है, तो कहाँ पर आएंगे ये जज्बाती ज़हानत के अंदर हम हमारे जज्बात का इजहार करेंगे, तो जज्बाती ज़हानत इसका सही जवाब होगा। 31 है फाइंड द एवरेज ऑफ 421 और 35। अब हमको इनका क्या करना है, औसत निकालना है, इन सब का सरासरी निकालनी है, एवरेज। तो कुछ नहीं करना है, बस इनका हमको जमा करनी है, 35 जमा 21 जमा 4, बस ये हमको करना है। कितना आएगा, 5 और 4 9, और ये एक 10, 10 के सिफर हासिल किया आया 1, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और ये एक 6, ये 60 आया 60 आया। यानी इनकी सबकी जमा कितनी आ गई 60, और टोटल नंबर कितने हैं, ये 3 है, 1 2 और 3, कितने हो गए टोटल नंबर 3। तो इसको बस हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, यानी एवरेज निकालने के लिए जो नंबर दिए जाते हैं उनकी जमा करना है, और वो नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं वो, तो उतने नंबर से तकसीम करना है। तो टोटल नंबर यहाँ पर 3 है, 4 21 और 35, तो 3 से तकसीम करेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 0 के 0, तो कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जवाब आ जाएगा 20। सवाल नंबर 132 है रमा रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखिए एकदम आसान है, रमा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, यानी अगर टॉप से उसको काउंट करते हैं तो उसका नंबर कितना है 16, यानी उसके पहले कितने बच्चे हैं यहाँ पर 15 हैं। फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, अगर यहाँ से उसको काउंट कर रहे हैं तो उसका नंबर कितना है 15 नंबर है, यानी यहाँ पर उसके कितने बच्चे हैं 14 हैं। अब ये 14 और ये 15 और +1, यानी वो खुद रामा, तो कितने हो जाएंगे 15 14 और ये +1, कितने हो रहे हैं टोटल 30। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका 30 आंसर आना चाहिए। कितना आ गया ये 30। एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल इज़ नोन एज, यानी एक वर्द जिसमें महारत हासिल करने का एक बुनियादी जज्बा मौजूद हो, इसको किस तरह पर जाना जाता है, क्या वो इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, एप्टीट्यूड है या वैल्यू है। तो वो बच्चा कैसा होगा जिसमें महारत हासिल करने का बुनियादी जज्बा मौजूद है। तो ये ना तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ना एप्टीट्यूड भूख से रिलेटेड है, ये ना ही वैल्यू से रिलेटेड है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगर वो बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस है तो ही उसके अंदर बुनियादी मालूमात हासिल करने का जज्बा पैदा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अब देखिए क्या सवाल है, देयर आर 8 फ्रेंड्स ABCDEFGNH सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ फेस करके वो बैठे हैं। ACDGHENFB आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के जोड़ी से या पड़ोस में ये बैठे हैं। इसी तरह से A इज़ ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू H, और A H का भी पड़ोसी है। B इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ H, यानी B जो है वो क्या है H के राइट में सेकंड नंबर पे है। ई इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और ई जो है वो सी के राइट में तीसरे नंबर पर है। तो व्हाट इज़ सीज पोजीशन विथ रेफरेंस टू द ई, तो ई के हिसाब से सी की पोजीशन क्या होगी अगर हम ई से काउंट करते हैं। तो देखिए पहले तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कल में बैठे हैं। ओके कितने फ्रेंड्स हैं 8 फ्रेंड्स हैं, तो पहले हम इसके 8 पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या है ए और सी पड़ोस में है, तो ये ए और ये सी आ गई यहाँ पर। ओके अब ए के पड़ोस में और क्या कहाँ है पहले वो देखेंगे। ए इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू एच, यानी यहाँ पर एच आ जाएगा कि ए उसके भी एडजेसेंट में है। लेकिन अब एच की जोड़ी किसके साथ है, यहाँ पर ई के साथ है, तो यहाँ पर इसकी जोड़ी से ई आ जाएगा। ओके अब उसके बाद क्या कहा है कि बी इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, यानी बी जो है अगर राइट में जाते हैं, ये इसका एच का लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो बी कितने नंबर पर है, राइट से उसके सेकंड नंबर पर, यानी यहाँ हमको बी लेना होगा।
अब बी के साथ किसका पेयर बना है यहाँ पर, एफ का, तो हमको यहाँ एफ लेना लाजमी है क्योंकि उसके साथ हमको उसी का पेयर बनाना है। अब डी और जी के लिए ऐसा पोजीशन कुछ खास बताई नहीं गई है, सिर्फ डी और जी बाजू बाजू में है, तो जो बची हुई जगह है वहाँ पर डी और जी किसी को भी डाल सकते हैं अगर सवाल में डी या जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर सवाल क्या है, व्हाट इज सीज पोजीशन विथ रेफरेंस टू ई, यानी ई से अगर हम काउंट करते जाएं तो सी की पोजीशन क्या होंगी। तो देखिए ई को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम जा रहे हैं ये 1 2 3 4 और 5, कौन सी डायरेक्शन हो गई ये इसकी, राइट, यानी राइट में कितने नंबर पर आ रहा है सी, 5 नंबर पर। और अगर हम लेफ्ट से जाएं तो 1 2 3, लेफ्ट से कितने नंबर पर आ रहा है 3। तो अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट से 3 ऑप्शन में है या राइट से 5, बस ये ऑप्शन हमको तलाश करना है। तो देखिए राइट से 5 गिवन है, ये तो नहीं है, फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, थर्ड है लेकिन राइट से ही है जबकि वो लेफ्ट से थर्ड आया था हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 टू द राइट, यानी राइट से इसका 5वां नंबर होगा। अब यहाँ पर इसको हमको हल करना है, y² + 4y + 4 = 0, द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इसका हमको रूट तलाश करना है, तो देखिए क्या है ये, y² क्या है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करना है, तो y² तो एज इट इज़ होगा प्लस। अब हमको ये 2 के ऐसे हिस्से करने हैं कि उसका जवाब 4 आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 2y जमा 2y, 2 दूनी 4 और जमा यहाँ पर 4 एज इट इज़। ओके, यानी ये बीच वाले सेंटेंस के हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालना है कि उसके टेबल में वो नंबर आना चाहिए, मतलब अगर 24 है तो उसके हिसाब से हमको उसके नंबर निकालने होंगे कि उसकी जमा और हासिल ज़र्ब वगैरह जो है वो 24 आना चाहिए। तो इस तरह से ये सवाल हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए y² जमा, अब 4 के अगर हम निकालते हैं, 4 के अगर हम निकालते हैं ये 4, तो 2 दूनी 4 हो जाता है और 2 जमा 2 भी क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 2y जमा में आंसर आना चाहिए, हमको ये देखना है। ओके, तो यहाँ पर y की कुव्वत 2 जमा 2y जमा 2y। अब ये जवाब के ऊपर भी अलामत डिपेंड करती है कि जवाब हमारा जमा में आना चाहिए या तफरीक में आना चाहिए। ओके, जो आखिरी वाला नंबर होता है इसके हमको क्या करने होते हैं, प्रोडक्ट निकालने होते हैं, उसके टेबल में आने वाले नंबर देखने होते हैं और उन नंबर की जमा या तफरीक बीच वाला नंबर आता है कि नहीं वो भी देखना होता है। अब यहाँ पर है जमा 4। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से y कॉमन निकलता है, y जमा 2 यहाँ पर रह जाता है। इन दोनों में से कॉमन अगर निकालेंगे तो ये जो 4 है इसको हम 2 ज़र्ब 2 भी ले सकते हैं, इस वाले 4 को। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी बच जाएगा y जमा 2। अब ये y जमा 2, y जमा 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, इसको कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है y जमा 2 और इधर भी आ रहा है y जमा 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर भी y बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, -2 एंड -2। तो जी हाँ, इसका जवाब यही है, -2 एंड -2। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और आपको सॉल्व करके इसको बता दूंगी। या फिर देखिए अभी ही देखते हैं हम लोग, y² जमा क्या था वहाँ पर, 4y था तो उसको हमने प्रोडक्ट निकाले थे 4 के, 2y जमा y² जमा 2y जमा 2y जमा 4 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो y कॉमन है, यहाँ से y की स्क्वायर थी, एक y बाहर निकल गया, एक अंदर बचा, यहाँ से y बाहर निकल गया, 2 बचा। जमा इस 2 4 को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 ज़र्ब 2 के फॉर्म में। तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, 2 बाहर निकल गया, यहाँ से y बच गया तो y अंदर आएगा, यहाँ से 1 2 ये बच गया तो ये 2 अंदर आएगा। अब जो 2 ब्रैकेट एक जैसे हैं उनको एक बार लिखेंगे, y जमा 2, ये जो बाहर बचा है इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, y जमा 2। अब ये देखेंगे y जमा 2 है तो y जमा 2 बराबर 0, अगर दोनों भी सेम ही हैं, एक ही बार करके बताती हूँ, लेते हैं तो ये y बराबर, ये जो 2 है ये बराबर के इधर साइड में जाएगा तो जमा का तफरीक हो जाएगा, तो y बराबर तफरीक 2, इसी का भी सेम आएगा, y बराबर तफरीक 2। तो यहाँ पर आ रहा है तफरीक 2 और तफरीक 2। 136 है, कन्वर्ट
8/22 इंटू परसेंटेज, यानी हमको इसको फीसदी में तहवील करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, 8/22 को 100 से बस मल्टीप्लाई करना है। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 पंचे 10, यानी 8 पंचे 40। तो 40% इसका आना चाहिए। देखिए 40% इसका आ गया। बस आपको उस कसर को 100 से ज़र्ब देना है तो आपका जवाब आ जाएगा। क्या था यहाँ पर, एक बार फिर से देखिए, 8/20, 8/20 ज़र्ब 100 अगर करते हैं, ये ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 पंचे 10, इन दोनों का ज़र्ब करेंगे, 8 पंचे 40। तो हमारा क्या जवाब आएगा यहाँ पर, 40%। 137, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट और टॉपिक एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ, यानी एक तरतीब में मवाद या मौजू के अनासिर का इंतज़ाम किस मैक्सिम की पैरवी करता है। फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये सारे ही मैक्सिम से, ये सारे ही क्या है, मैक्सिम से इसके तदरीस के, आसान से मुश्किल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, ठोस से मुजर्रिद की तरफ। तो ये सारे क्या हैं उसके मैक्सिम से, तो सभी इसके आ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव इसके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिक्सचर, यानी मिक्सचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मुरक्कब के बारे में मंदरजे झैल में से कौन सा बयान सही है। मुरक्कब यहाँ पर पूछा है। नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर मुरक्कब तैयार करते हुए किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। या कंस्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी मुरक्कब के अज्जा को मादी तरीकों से अलहदा नहीं किया जा सकता। या देयर इज़ डिफाइंड रेशो इन विच द सब्सटेंसेज आर मिक्स, यानी मुअय्यन तनासुब में ही मवाद को मुरक्कब किया जा सकता है। या नन ऑफ द अबव, या नो केमिकल रिएक्शन इज इनमें से कोई भी नहीं। अब इसका जो सवाल है वो क्या है कि नो केमिकल रिएक्शन इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर को तैयार करते टाइम किसी भी तरह का केमिकल रद्द-ए-अमल नहीं होता है। तो ये मुरक्कब और आमेज़ा वाली जो कंसेप्ट है ये आपको 8वीं की किताब में, साइंस की किताब में देखने को मिल जाएंगी। यानी पेपर एनालिसिस से समझ में आता है कि हमको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रही हूँ, चौथी से लेकर 10वीं तक आपको सारी किताबें पढ़नी हैं। अब यहाँ पर हमको क्या सवाल दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज, यानी आईने में अक्स किस तरह से नज़र आएगा, इस शक्ल का हमको वही देखना है। तो आईने में जो अक्स नज़र आता है वो उल्टा नज़र आता है, यानी अगर ये एरो इस तरह से बना है तो हमको इस तरह से नज़र आएगा। तो बस इसी फिगर का हमको उल्टा तलाश करना है। तो यहाँ पर तो ये नहीं हो जाएगा, ये सेम टू सेम है, ये नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा। ओके, ऐसा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर में ये जो छोटा वाला सर्कल है ये बहुत ही दूर चला गया है, तो ये भी यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं होगा। आपको बारीक बारीक बातों का मवाजना करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि एज इट इज़, बस वो हमको उल्टी तरफ नज़र आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1296 की क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसकी आसान, इसका ये भी मेथड है कि आप फैक्टर मेथड से इसको निकाल सकते हैं, या इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1296 से, अब इसकी इकाई के मुकाम पर क्या आया है, 6 आया है इसकी इकाई के मुकाम पर। तो हम ये देखेंगे कि इकाई के मुकाम पर यहाँ पर 6 आया है। या तो फिर आप डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 छक्की 12, 9 नहीं आता, 2 चौक 8, 2 आठी 16। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जब हम सीखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिवायती तरीका भी हमको वहाँ पर आना चाहिए, ताकि शॉर्ट ट्रिक अगर हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो हमको रिवायती तरीके से तो हम जवाब तक कम से कम पहुँच जाए। तो इसके लिए मैं आपको रिवायती तरीका बताती हूँ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एका 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 162 है, ये 2 आठी 16, 2 एका 2, अब ये 81 आ गया। अब 81 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। 9 नाम 81, फिर 9 एका 9। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 2 की एक जोड़ी लेनी है, यानी ये 2 की एक जोड़ी, 2 ज़रब ये 2 की एक जोड़ी, 2 ज़रब,
और ये 9 की एक जोड़ी, तो यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी इसका जज़ुल मुरब्बा क्या आएगा यहाँ पर 36 आएगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम एक साथ सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी कन्फ्यूजन होना ही है। एग्ज़ाम में इतनी घबराहट होती है, इतनी हड़बड़ाहट होती है कि सारे शॉर्ट ट्रिक्स हमारे दिमाग में चकराने लगते हैं, सब एक दूसरे के अंदर जंबल होने लगते हैं। तब अगर रिवायती तरीका अगर आपको पता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शुरू स्कूल लाइफ से, अगर वो तरीका आपको पता है तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो आप कम से कम इत्मीनान से जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।